how can you talk about my happiness? Happiness is something personal. तो ये एक मिथ है जिसको मैं आज ब्रेक करूंगा अपने ऑडियंस के लिए। अपनी किताब लिखी है एक्शन फॉर हैप्पीनेस इन एकेडमिक्स। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर आपसे पूछूं कि बाकी के जो भारत के 20 स्कूल्स हैं ये हैप्पीनेस एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? पर्सन है, उसने बहुत मेहनत करी, वो कंपनी का सीईओ बन गया, उसने बिलियंस ऑफ मनी खूब कमाया अच्छे से, फिर कंपनी बंद कर दी। अब तो मेरे पास पूरी लाइफ, मतलब मेरी आगे की जनरेशन भी आराम कर सकती है। 1 साल के अंदर उसको लगा उसका ब्रेन जो जिस तरीके से एक्टिवली काम करता था उसने काम करना बंद कर दिया। अपने ऊपर काम किया और फिर जाकर के एज एन एम्प्लॉय किसी दूसरी कंपनी में काम करना शुरू किया कि मेरे पास चैलेंजेस ही नहीं है। पेरेंट्स ने कहा कि आपने मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया आपके बच्चे के? नहीं, अब तो वो सुबह उठ करके मुझे सबसे पहले मेरा पाँव छू करके प्रणाम करती है। बिल भी लेकर के आया गया है जिसमें बोला गया वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसे में एमबीए स्टूडेंट्स को आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस, और कॉर्पोरेट में तो जनरली जो आवर्स होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। The actual word should not be balanced. The actual word should be how you actually integrate. 24 घंटे में आपके दिमाग में करीब 50,000 थॉट्स आते हैं। यानी हम अगर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग बातचीत नहीं कर रहा है। रिचर्ड डेविडसन कहता है कि इस तरह के 50,000 थॉट्स आपको आएंगे 24 घंटे में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात पंकज, जो कि डायरेक्टर एकेडमिक्स और हैप्पीनेस एंड वेलनेस एक्सपर्ट हैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। और डॉक्टर पंकज के साथ आज जो डिस्कशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालांकि जो टॉपिक है वो थोड़ा सा शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए, जो कि है एमबीए में हैप्पीनेस एजुकेशन। वाकई में इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आज जो हमारा फोकस रहेगा वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा कि एक करिकुलम में, खासकर जो एमबीए करिकुलम है उसमें हैप्पीनेस का रेलेवेंस क्या है, प्लेसमेंट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और बर्नआउट से कैसे बचें। इसके साथ साथ जयपुरिया इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली इस एरिया में, इस डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। डॉक्टर पंकज, आज की जो दुनिया है वो बहुत कंपेटिटिव है। कंपेटिटिव होने के साथ साथ जो एवरीथिंग फ्रॉम खाना, मतलब फूड से लेकर के आपका कम्युनिकेशन, सब कुछ बहुत इंस्टेंट है। और ये जो डायनेमिज्म है, ये जो फ्लूइडिटी है, ये जो पूरे नेचर ऑफ वर्क में, नेचर ऑफ लाइफस्टाइल में, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके साथ साथ प्रेशर है सोशल मीडिया का, प्रेशर है सोसाइटी का, प्रेशर है पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का, हर चीज़ का प्रेशर है। ऐसे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये पहले के ज़माने में तो नहीं होता था, अब के ज़माने में इतना क्यों हो रहा है? मतलब खुशियाँ खोजने की जो ज़रूरत या जो कंपल्शन पड़ रहा है, पहले तो नहीं होता था। बिल्कुल आपने सही कहा, पहले तो नहीं होता था। इसके पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, मैं चाहूँगा कि आपने एक वर्ड यूज़ किया कंट्रोवर्शियल, तो पहले उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ। ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल एक ही सेंस में होता है, और ये मुझे बहुत बार ये फेस करना पड़ा है कि जब मैं बड़े ऑडियंस को एड्रेस करता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि हाउ कैन यू टॉक अबाउट माई हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज समथिंग पर्सनल। तो ये एक मिथ है जिसको मैं आज ब्रेक करूँगा अपने ऑडियंस के लिए। और हैप्पीनेस उतना भी पर्सनल नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। इस पर हम काम कर सकते हैं, और जयपुरिया का जो अप्रोच है वो हम बिल्कुल इसको स्किल के रूप में लेते हैं। स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम से वन ऑफ द स्किल दैट द स्टूडेंट मस्ट लर्न। तो इस पर मैं थोड़ा आगे जब हम चर्चा में बढ़ेंगे तो इस पर बातचीत करेंगे। मैं आता हूँ आपके सवाल पर कि पहले तो नहीं था। पहले नहीं था तो बड़ी सारी चीज़ें पहले नहीं थीं। अब वो डिजिटल नहीं था, एआई नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब हमें सोशल मीडिया हमारा एक वर्ल्ड बन चुका है, और वो एक दुनिया है जिसमें हमें अपने को इस्टेब्लिश करना है, कॉम्पीट करना है, अपने को दिखाना है। ये सारे जो डायमेंशन सामने हमारे जो आए हैं, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपने जो कोर है अपने वेलबींग का, उसको हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन इसमें दोनों ही तरह के न्यूज़ हैं। अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे तो इसमें एक बैड न्यूज़ भी है और एक गुड न्यूज़ भी है। तो बैड न्यूज़ इस सेंस में है कि लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं, खास करके जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की अगर आप बात करेंगे तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हैप्पीनेस, वेलबींग ये फिगर नहीं करता, मोर और लेस। लेकिन जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आज अगर आप मार्केट में देखेंगे तो जो वेलबींग प्रोडक्ट्स हैं या वेलबींग रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है, और जेन जी से मुझे काफ़ी इसमें मुझे खुशी मिलती है जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनके पास जो क्लैरिटी है, जो व्यू है,
वो मुझे लगता है कि पहले वाले जनरेशन्स में तो उतनी थी नहीं जितनी इनके पास है। तो वो अभी इस पर अटेंशन देना शुरू कर दिया है उन्होंने। जैसे स्लीप मार्केट को अगर आप देखें, फिर अगर आप जैसे एक्सरसाइजिंग मार्केट को अगर आप देखें, तो ये सब धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है और इसका जो वॉल्यूम है मार्केट के अंदर वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 ट्रिलियन से ज़्यादा का तो मार्केट ऑलरेडी बन चुका है, $2 ट्रिलियन का, और ये अभी और बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ रहा है काम करने का, जैसे जैसे हमारे चॉइसेस बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारा टेंशन भी बढ़ रहा है, हमारा स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और साथ में वेलबींग का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ऑफ कोर्स ये है कि हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारा एंग्जाइटी हमारे बढ़ रही है, हमारा स्लीपलेसनेस बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो महत्व है ना सिर्फ लाइफ के अंदर है हमारे और आपके लिए, बट लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हम लोग का ये मानना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक जॉब है इन सारी चीज़ों को पर ध्यान देना। अब वो हम कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम लोग आज आपके साथ बैठ करके चर्चा करें। आप भी इसमें इंटरेस्ट आपको होगा ये सवाल पूछने में, तो इसको आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत को। और मुझे लगता है कि दोनों तरह के न्यूज़ हैं और इसको हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात बोली कि जो जेन जी है वो बहुत होपफुल है, आपको भी उनसे, इस जनरेशन से बहुत उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं अवेयरनेस, मुझे लग रहा है कि पहले ये चीज़ें थी हैप्पीनेस को लेके, आज से अगर मैं 20 साल पहले बात करूं तो ये क्वेश्चन था, इसका स्कोप था इस पर बात करने का, इस पर काम करने का, इस पर मार्केट की ग्रोथ का भी स्कोप था और पर्सनल चॉइसेस उस वक्त भी थे, आज भी हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि लोग अब अवेयर बहुत ज़्यादा हैं और ये जो प्रेजेंट जो जनरेशन है, खासकर जो जेन ज़ी की जब हम बात करते हैं, उनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। उनको इस चीज़ में तभी इसीलिए कहीं ना कहीं वो फिटनेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के नहीं अच्छा लग रहा है तो वो आपके फेस पे भी बोलने का इस वक्त गट्स रखते हैं कि भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं मज़ा है, या मुझे ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मुझे लगता है एवोल्यूशन जिस तरीके से, ये जो खुशी, हैप्पीनेस जिसकी हम बात करें, वो धीरे धीरे हो रहा है, आगे भी होगा। चाहे वो एक पर्सनल ग्रोथ की बात करें, एक चॉइस की बात करें, एक ओवरऑल सोसाइटी के वेलबींग की बात करें, तो वो धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा डॉक्टर पंकज, ये जैसे कि हमने बोला ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एमबीए में ये हैप्पीनेस का रेलिवेंस कितना ज़रूरी है। आपने अभी बताया कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन क्या रेलिवेंस है? और जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे कितना इम्पैक्ट करता है? क्योंकि अक्सर ये बात होती है एक्सेल, फाइनेंस, स्ट्रैटेजी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन हैप्पीनेस के बारे में ये फर्स्ट टाइम है कि एक इंस्टीट्यूट बात कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। प्लेसमेंट विस हैप्पीनेस दोनों कंट्राडिक्टरी तो है नहीं। अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ फिटनेस की बात करते हैं तो एक फाइनेंशियल फिटनेस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिटनेस है। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी तरफ हमें एक सोशल फिटनेस भी चाहिए होता है, एक साइकोलॉजिकल फिटनेस भी चाहिए होता है, फिजिकल फिटनेस भी चाहिए होता है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिटनेस दैट वी कैन, और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे एक स्टडी में कोट करूँ आपको, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं वाल्डिंगर सेकेंड जनरेशन रिसर्चर हैं। एक स्टडी वहाँ पर चल रही है जो कि पिछले 85 साल से, 85 ईयर्स से वो स्टडी चल रही है। वो स्टडी उन्होंने 1920 में स्टार्ट किया था और उन्होंने 269 इंडिविजुअल्स को ट्रैक किया 19 ईयर्स से लेकर के उनके डेथ तक, और उसके बाद अब उनके बच्चों को स्टडी कर रहे हैं। So this is one of the longest longitudinal studies available on the earth about human development. अब वाल्डिंगर से मैं मिला था जब मैं हार्वर्ड गया था, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि किस तरह के फिटनेस चाहिए हमें अपने लाइफ में। तो उन्होंने ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फिटनेस का जिक्र किया था और सोशल फिटनेस और साइकोलॉजिकल फिटनेस का जिक्र किया। फिर उनसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया। वो सवाल ये पूछा गया उनसे कि आउट ऑफ ऑल दिस फिटनेसेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, if I have to pick up one, which one should I pick up? That's a very critical question that anybody would like to ask. कि out of, जैसे आप फाइनेंशियल फिटनेस की बात कर रहे हैं, सोशल फिटनेस की और साइकोलॉजिकल फिटनेस की, फिजिकल फिटनेस की, कौन सा if I have to choose one? तो उन्होंने फाइनेंशियल फिटनेस नहीं पिकअप किया, उन्होंने कहा सोशल फिटनेस। इफ़ आई हैव टू चूज़ वन आई विल पिक अप सोशल फिटनेस। अब आप देखिए जो 85 ईयर्स से इतने प्रोफाउंड नॉलेज अगर हमारे सामने है पड़ा हुआ,
और वो कह रहा है कि भाई सोशल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ अपने लाइफ से, या जो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ इनकाउंटर किया है। एक बच्चा था जिसका कि टर्म रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने उससे पूछा, वो बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया लड़का था, वो मिल गया मुझे कॉरिडोर में। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बहुत उदास दिख रहा था। मेरे टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हुए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपका टर्म रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा हुआ? तो कहता है कि नहीं, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया। दिस इज नेचुरली, कोई भी अगर पढ़ेगा नहीं तो वो पास नहीं करेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का व्यू यही होता है कि आपने चूंकि ध्यान नहीं दिया, आपने पढ़ा नहीं, इसलिए आप पास नहीं किए। इवन सोसाइटी का भी यही होता है। अब आप देखिए ये कैसे अनफोल्ड करता है, यू विल रियलाइज इट। कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं पढ़ नहीं पाया, ध्यान नहीं दे पाया, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने क्यों नहीं पढ़ पाए इस एग्जाम के लिए? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन मेरा। तो उसने कहा कि सर एक्चुअली मैं बहुत डिस्टर्ब था, पिछले एक वीक से मैं बहुत ही डिस्टर्ब था, तो मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैंने उससे सवाल किया क्यों डिस्टर्ब थे, राइट? दिस इज द थर्ड व्हाई आई आस्क्ड। तो फिर उसने कहा कि तब उसने बताना शुरू किया कि मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ में मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है पिछले एक वीक से, जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं दे पाया और पढ़ नहीं पाया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे फ्रेंड से क्यों तुम्हारा अनबन हो गया? दिस इज द फोर्थ व्हाई आई आस्क्ड। यू विल रियलाइज दैट द मोर यू स्टार्ट डिगिंग डाउन, जैसे मैंने पहला वाई पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, जब मैं 5वें वाई पर पहुंचा तब मुझे उसका रूट कॉज पता चला कि ये बच्चा सचमुच क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाया। और रूट कॉज क्या था? रूट कॉज था उसका सोशल रिलेशनशिप वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था। अब आप इसको देखिए कितना डीप है। क्या हमारे प्रोफेसर्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ये काम नहीं है कि वो पूरा डिग डाउन करके वहाँ तक पहुँचे? काउंसलिंग हर, मुझे लगता है इंस्टीट्यूट में अगर आप हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उनको सोसाइटी, क्योंकि यही तो टॉर्च बेयरर्स होने वाले हैं, इनके नर्चरिंग की, इनकी कंडीशनिंग की बात करें, तो मुझे लगता है ये जो काउंसलिंग आप कह रहे हैं, रेगुलर काउंसलिंग, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। बिल्कुल। एक और मुद्दा जो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का जो पहला व्यू होता है, पेरेंट्स का भी पहला व्यू होता है, और जो एजुकेटर्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनका भी पहला व्यू होता है कि वो सीटीसी पर फोकस करते हैं कि आपको पहला जॉब मिल जाए, उसमें कितने पैसे आपने। तो हम लोगों ने बड़े सारे इस पर काम किए हैं, बहुत डीप डाउन किया है इसके अंदर। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो बच्चे खुश होते हैं, जो हैप्पी होते हैं, या अब हैप्पीनेस को मैं डिफाइन करूंगा अभी थोड़ी देर में। जब मैं हैप्पीनेस बोल रहा हूँ तो क्या मतलब क्या है उसका, उसको मैं अभी बातचीत करूंगा उस पर। लेकिन जो हैप्पी होते हैं, जो हैप्पीनेस कोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके जो बोलने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। वो फिजिटी नहीं होता है, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है, उसको काफी फोकस्ड होता है, उसके चेहरे पर स्माइल होती है, उसका विजुअलाइजेशन पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिव माइंडसेट से चीजों को लेता है। अगर वो कोई चीज सक्सीड कर रहा है, कहीं पर वो सक्सीड कर रहा है, तब भी वो उसके लिए अच्छा है, और कहीं पर अगर वो सक्सीड नहीं कर रहा है तो वो उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बनता, वो उसको डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं बनता। उसकी लाइफ को वो पीछे की तरफ ले जाना नहीं चाहता। उसके बाद वो चाहता है कि ठीक है, स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, and this student will know how to tackle stress. He knows that stress is nothing but it's a mental state, and he can handle it. So जो happy लोग होते हैं वो नहीं होते हैं कि हमेशा खुश रहते हैं। happy लोग वो होते हैं जो ये समझते हैं कि लाइफ जो है वो अप एंड डाउन है, एंड एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। वो समझते हैं इस बात को। और जो रिसर्च में आपको एक दो कोट करता हूँ, जो इकोनॉमिक्स ने काफी कंट्रीब्यूट किया है हैप्पीनेस रिसर्च में। जैसे प्रोफेसर लेयर्ड हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, प्रोफेसर हेलीवेल हैं, इन लोगों ने काफ़ी काम किया है हैप्पीनेस के। उन्होंने हैप्पीनेस डेटा लिया है। हमारे अपने जो प्रोफेसर हैं अमर्त्य सेन, उन्होंने एक किताब लिखी आइडिया ऑफ जस्टिस, उसमें उन्होंने एक पूरा चैप्टर ही लिख दिया हैप्पीनेस के ऊपर। और जो पहले जो सार्कोजी प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, 3 नोबेल लॉरेट को उसने रखा, जोसेफ स्टिग्लिज, अमर्त्य सेन, फिटॉसी, तीनों को उन्होंने एक काम दिया, कहा कि भाई आप बताइए कि भाई सोसाइटी का प्रोग्रेस का क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। और इस ग्रुप ने बताया कि सोसाइटी के जो प्रोग्रेस का पैरामीटर है वो सिर्फ इनकम बेस्ड नहीं हो सकता है, यू हैव टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। वो आपके सोशल पर बेस्ड होगा, फिर हैप्पीनेस पर बेस्ड होगा। भूटान जैसी कंट्री अगर को आप देखेंगे तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को बिल्कुल ही हटा दिया,
उन्होंने रीनेम कर दिया प्लानिंग कमीशन को। भूटान एक बहुत ही यूनिक कंट्री है। मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर करीब 6 साल रहा भूटान में। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो उन्होंने कहा कि कंट्री का जो प्रोग्रेस है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ना कि इनकम बढ़ रहा है कि नहीं। अब इनकम के ऊपर जो काम हुए हैं रिसर्च, वो लॉन्ग टर्म जो डेटा के ऊपर जो काम हुआ, हैप्पीनेस डेटा अमेरिकन इकोनॉमी में लोगों ने कलेक्ट किए, फिर उसके बाद उनके जीडीपी पर कैपिटा को के साथ उनको कोरिलेट किया गया। एंड बहुत सारे डीप वर्क हुए हैं इसके, जैसे स्टर्लिन ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। तो जो डिफरेंट वेव्स ऑफ सर्वे का जो रिजल्ट है वो ये बताता है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसमें जो जीडीपी है वो पिछले 50 साल में वो 3 to 4 टाइम्स बढ़ा है। और जो 50 साल का डेटा हैप्पीनेस का है वो कुछ स्टडीज में स्टैग्नेंट है और कुछ स्टडीज में नीचे की तरफ गया है। अब ये पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो हैप्पीनेस और इनकम का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। वो हमें समझना पड़ेगा। यू एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब जैसे मान लीजिए मैं जब मैं वर्कशॉप करता हूँ CEOs और जो टॉप बॉसेज होते हैं उनके साथ, तो उनको मैं ये कहता हूँ, मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है, उनको मैं कहता हूँ कि आप 10 चीज़ लिखिए जो अगर आपको मिल जाए तो दैट विल मेक यू हैप्पी। सबका विश लिस्ट होता है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो लोग लिखते हैं 10 चीज़ें। तो मेरे पास करीब 2000 से ज़्यादा क्वेश्चनर को मैंने एनालाइज किया था। तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको दिखेंगी वो ये दिखेंगे कि जो 80% ऑफ व्हाट दे हैव रिटन, जो 10 का जो मैंने अपना विश लिस्ट बनाया उसमें जो 8 होंगे वो सारे ऐसे होंगे कि जैसे मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए। नाउ अब साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर इसके पीछे साइंस आप देखेंगे तो साइंस ये कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हैप्पी इसलिए बनाती हैं कि इट लीड्स टू समथिंग कॉल्ड प्लेजरेबल लाइफ। और प्लेजरेबल लाइफ जो है वो डोपामाइन से गाइडेड होता है, यानी एक जो न्यूरोकेमिकल्स आपके अंदर होती है डोपामाइन, ये डोपामाइन से गाइडेड होता है। डोपामाइन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो आपको खुशी महसूस होती है। अब अगर आप ऑथेंटिक हैप्पीनेस जो मार्टिन सेलिगमैन ने बात किया है उसकी बात करेंगे तो मार्टिन सेलिगमैन ये कहता है कि जो डोपामाइन बेस्ड हैप्पीनेस है इट इज़ अ प्लेजरेबल लाइफ, इट्स नॉट हैप्पीनेस। You are after the pleasurable life. Pleasurable life is different from good life. That is a momentary happiness. Momentary Dopamine is the hormone. जब आपको excitement होती है, आपका जब you feel pleasure तब रिलीज होता है, and that is very momentary. आपको आज होगा, कल होगा, साल भर होगा, उसके बाद फिर आप खुशी को खोजने लग जाएंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक हेडोनिक ट्रेडमिल है, उस पर आप चढ़ जाते हैं डोपामाइन के चक्कर में, और वो ट्रेडमिल आपको कहता है अर्न मनी, एंड देन जब आप 50-60 के होते हैं then you have to evaluate your life. You have to look back and say, am I happy? I have got home, I have got car, I have got everything, I have got money. But you will realize that there is something missing, because what is missing is the good life. And what is missing is serotonin. What is missing is endorphin. What is missing is the mood stabilizer that you need in your body. तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है। इसको रिचर्ड डेविडसन ने काफ़ी एलाबोरेट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं डॉक्टर प्रभात 3 चीज़ें आपसे पूछूंगी अभी। पहला, आपने बोला कि जो रिसर्च है एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी कोट किया था। तो जो पॉपुलेशन होती है, देखिए 140 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, विच इज़ लाइक एक पूरे कॉन्टिनेंट के बराबर की ये पॉपुलेशन है। अब ऐसे पॉपुलेशन को केटर करना मतलब, और इनकी खुशियों का फैक्टर ढूंढना, क्योंकि बहुत फास्ट पेस लाइफ है, एंड थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया और जो बढ़ता हुआ कम्पेटिटिवनेस, तो इसके चलते ये थोड़ा सा और भी चैलेंजिंग हो जाता है। मैं एक आम इंसान की बात करूं तो लोग खुशियां नहीं ढूंढते हैं, छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स होते हैं ना उनमें खुशियां ढूंढने लगते हैं। मगर हाँ, थैंक्स टू द टर्मोइल, द कोलैप्स विच हैज़ हैपेंड इन द हेल्थ सेक्टर, लोगों की हेल्थ में जो चैलेंजेस आए हैं, खासकर कोविड के बाद से, कोविड से पहले भी ये चल रहे थे लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, तो उसके चलते लोगों की अवेयरनेस और बढ़ गई है, जिसके चलते लोग अपने ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर देते हैं। एक ये मेरा आपसे सवाल था। दूसरा आपसे ये सवाल था कि आपने हैप्पीनेस की बात करी, तो हैप्पीनेस जैसे आपने स्टडी, हार्वर्ड की स्टडी को कोट किया था कि सोशल हैप्पीनेस ने वाज द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो ऐसे में
आपको नहीं लगता हैप्पीनेस अपने आप, खुशी अपने आप एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर फाइनेंशियल हैप्पीनेस भी आएगी, सोशल हैप्पीनेस भी आएगी, आपका फिजिकल आपका वेलबींग भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन हैप्पीनेस को जब हम डिफाइन करते हैं, आपने बोला मैं बताऊंगा हैप्पीनेस क्या है, ऑल्सो इन द प्रेजेंट सिनारियो यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। मतलब अगर आज एक डिस्ट्रैक्शन से, खासकर बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए आज एक डिस्ट्रैक्शन बचे, ओवरऑल स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एक डिस्ट्रैक्शन से बचे तो दूसरा डिस्ट्रैक्शन, दूसरे डिस्ट्रैक्शन से बचे तो तीसरा डिस्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज़ द फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग, ये जो डिस्ट्रैक्शन को कॉम्बैट करने के लिए एक फोकस्ड अप्रोच क्या है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद स्माइल। अभी मैं थोड़ा डिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ हैप्पीनेस। लेट्स स्टार्ट विद स्माइल। तो जो फ्रेंच एनाटोमिस्ट हैं डुशेन, उन्होंने पहले इसको स्टडी किया था स्माइल को, और उन्होंने कहा कि ये बॉडी एनाटॉमी पर डिपेंड करता है। और उन्होंने कहा कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपका स्माइल इतना भी हो सकता है छोटा सा, और आपका स्माइल इतना बड़ा भी हो सकता है, राइट। उन्होंने कहा कि जब आप कंजर्वेटिवली स्माइल करते हैं तो आपका जाइगोमेट्रिकस मेजर मसल ये एक्टिवेट हो जाता है, और जब आप प्रोफ्यूसली स्माइल करते हैं, व्हिच इज द स्माइल फ्रॉम द गट, देन इसके साथ साथ आपका ऑर्बिकुलराई ओकुलाई मसल्स जो है आईज के चारों तरफ, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आपने इस तरह का स्माइल कंसिडरेबल टाइम पीरियड या अपने अपने पार्ट ऑफ डिमीनर बना लिया कि मैं जब भी मिलूंगा, जिससे मिलूंगा अच्छे से स्माइल करूंगा, तो योर ब्रेन गेट्स द सिग्नल दैट दिस पर्सन वांट्स टू बी हैप्पी एंड इट स्टार्ट्स गिविंग यू हैप्पीनेस। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ दिस हैप्पीनेस वर्क्स। यू नो, तो ये एक पेंसिल है, देखिए, मैं आपको डुशेन स्माइल दिखाता हूँ। दिस इज समथिंग दैट कैन बी लर्न्ड, राइट। हैप्पीनेस को हम सीख सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये पेंसिल है, इसको अगर मैं अपने मुंह के अंदर लूँ ऐसे, दिस इज डुशेन स्माइल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यू नो, in the office there is an example where people have actually got together, और साथ में उन्होंने डिसाइड किया कि जब मैं पहली बार मिलूंगा, so all of us will actually smile like this, and this is what is happening in our campuses also। कि हमारा ये नॉर्म है कि हम जब मिलेंगे पहली बार तो अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से हाथ मिलाएंगे, अच्छे से बड़ा स्माइल करके मिलाएंगे। तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी करीब 10-15% ऐसे ही बढ़ गई विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो ये तो स्माइल है। अब हम आते हैं कि हैप्पीनेस है क्या। हैप्पीनेस एक्चुअली आप देखेंगे तो आपके दिमाग में करीब 80 से लेकर के 100 बिलियन न्यूरॉन्स का एस्टिमेशन है, अलग अलग एस्टिमेशन दिया गया। और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके हाथ की तरह होते हैं। तो ये डेंड्राइट्स है, ये सोमा है, ये एक्सियन है, और यहाँ पर फिर एक डेंड्राइट है। एंड हाउ डू दे लिव इन योर ब्रेन? दे लिव लाइक दिस, एक दूसरे को टच नहीं करते लेकिन साथ में रहते। राइट। ह्यूमंस आर ऑल्सो लाइक दैट, कि अगर वो ह्यूमंस को, अगर ह्यूमंस का अगर पीयर ना मिले तो उसका जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं एजुकेशन जो है वो सोशल एक्टिविटी है। हम इसलिए कहते हैं कि वी एक्ट लाइक न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स आपका पॉजिटिव सिग्नल आपके दिमाग में इसलिए देता है, तभी देता है जब आप न्यूरोजेनेसिस अगर होती है, एक प्रोसेस है दिमाग के अंदर, यानी आपका नया न्यूरॉन्स तैयार होता है, एंड एस्ट्रोसाइट्स उसको काफ़ी तेजी से होल्ड करता है, काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है, and they are very healthy, then you flourish, right? Flourish का मतलब क्या है? Flourish का मतलब ये है कि आपका ब्रेन आपको कहता है कि अगर आपको डिसाइड करना हो कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप ब्रेन आपका कहेगा जाओ कर लो। अगर आपको नया कोई आदमी, कोई नए व्यक्ति से आप मिले, तो आपका ब्रेन कहेगा ठीक है, लेट्स गो एंड फर्स्ट शेक हैंड। वो आपको ये सब करवा रहे। और अगर ये प्रोसेस नहीं है आपके ब्रेन में, तो फिर आपका ब्रेन कैसे काम करेगा? तो ब्रेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रेन जो है वो बेसिकली लेजी होता है, और इट ऑल्सो हैज़ कॉग्निटिव बाइसेस। अब रिचर्ड डेविसन कहता है कि 24 आवर्स में, वो न्यूरो साइंटिस्ट है, 24 घंटे में आपके दिमाग में करीब 50,000 थॉट्स आते हैं। यानी हम अगर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग बातचीत नहीं कर रहा है। मैं बैठा हुआ हूँ, आपसे नहीं भी बात कर रहा हूँ, फिर भी मेरा दिमाग मुझसे बात कर रहा है, और वो पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहा है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो रिचर्ड डेविडसन कहता है कि इस तरह के 50,000 थॉट्स आपको आएंगे 24 घंटे में, और वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस 50,000 थॉट्स में अगर आपने अपने दिमाग के बारे में कुछ नहीं किया, यू डिडंट ट्राई टू कंट्रोल इट और डिडंट ट्राई टू चेंज इट, तो इसमें से करीब 40,000 थॉट्स जो होंगे वो आपको नेगेटिव बनाएंगे, और सिर्फ 10,000 थॉट्स आपको पॉजिटिव बनाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग नहीं आएगी,
आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं डेवलप कर सकते, आप एम्पैथी नहीं कर सकते, कंपैशन डेवलप नहीं कर सकते, और आपका रेजिलियंस डेवलप नहीं होगा ना। अगर आप ये सारे टॉपिक्स देखेंगे, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड देन रेजिलियंस, अब आप इंडस्ट्री से पूछिए कि आपके पास दो इंडिविजुअल्स हैं, इसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं और इसमें वो रेजिलियंस नहीं है, वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है, नेगेटिव सोचता है और वो फोकस नहीं कर पाता है, उसके बहुत ही हाई अटेंशन डेफिसिट है, किसको आप लेना पसंद करोगे? इंडस्ट्री कहेगा ऑब्वियसली मैं इनको लेना पसंद करूँ। तो इंडस्ट्री जो आपका जो, एंड देन वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स जो कि अच्छे से अपने आप को इमर्स करता है इन सारी चीज़ों में, उसके सिलेक्शन चांसेस हाई हैं और उससे वो जो इंटरव्यूअर है वो इम्प्रेस होकर के जा रहा है और साथ में बाद में वो बोलता भी है कि आपके बच्चे तो थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं। इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो फीडबैक हैं एम्प्लॉयर से, वो हमें मिलते रहते हैं कि आपके बच्चे थोड़े से डिफरेंट हैं, आप लोग क्या करवाते हो, राइट? तो ये एक उसका प्लस पॉइंट बन जाता है और उसके फिर ज़्यादा सीटीसी के भी चांसेस हैं, उसके आगे बढ़ने के भी चांसेस हैं, हर तरह के, क्योंकि आगे चल करके लोग ये सोचते हैं ना, कंपनीज, इंडस्ट्री। आपने एक हैप्पीनेस के बारे में, एक स्माइल का आपने फैक्टर बोला, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपसे, जो मेरे जहन में आ रही है इस वक्त डॉक्टर पंकज, कि अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि जब बच्चे होते हैं तब भी आप खुल करके हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं ना, उम्र आपकी बढ़ती जाती है, लोग हंसना कम कर देते हैं। तो एक हंसी होती है, खुल करके हंसना, स्माइल भी होती है, खुल करके स्माइल करना, लेकिन जैसे जैसे एज का फैक्टर बढ़ता जाता है, चाहे आप कॉर्पोरेट्स में हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपका वो जो स्माइल का फैक्टर है वो कम होता जाता है। और हाँ, एक और बात जो आपने बोली कि ये बच्चे, ऐसी कंपनीज भी ऐसे बच्चे चाहते हैं जो एसेट साबित हो, जो उनको और बिजनेस ले करके आए और ग्रोथ को कंपनी की मदद करें। ऐसे में आपने एक किताब लिखी है, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, आगे का जो मेरा सवाल है, आपने एक किताब लिखी है, एक्शन फॉर हैप्पीनेस इन एकेडमिक्स, AHA। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर आपसे पूछूं कि बाकी के जो भारत के 20 स्कूल्स हैं, ये हैप्पीनेस एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं इस डायरेक्शन में? बहुत अच्छा न्यूज़ है इसमें, और मैं देखता हूँ कि जो टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं उसमें ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो सबसे पहले हार्वर्ड और येल ने इसको स्टार्ट किया था। वहाँ पर ये मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज के रूप में इस्टेब्लिश हुआ है। आर्थर ब्रूक्स हैं जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं हैप्पीनेस के ऊपर, उनका कोर्स है मैनेजिंग हैप्पीनेस। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो ये ऑनलाइन इनरोल करके ये कोर्स कर लें, एंड देन दे विल हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज़ अबाउट हैप्पीनेस इन लाइफ। वो उनके बहुत काम होगा। आर्थर ब्रूक्स का ये कोर्स है। तो वर्ल्ड में तो है ही, और न्यूजीलैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो अपने को पॉजिटिव एजुकेशन यूनिवर्सिटी कहता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी उन्होंने वेलबींग पर। फिर अगर आप जैसे मैं UAE में एक बार मुझे इनवाइट किया था उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। UAE को अगर आप देखें कि वो जब 2050 सिटी ऑफ 2050 की को विजुलाइज करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी को नंबर 1 नहीं मानते। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी तो डे टू डे का चीज़ हो जाएगा, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो नंबर 1 चीज़ 2050 में सिटी में होना चाहिए वो है हैप्पीनेस। और उनके यहाँ मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस है, एंड यू विल बी सरप्राइज कि वो जितना काम उन्हें, CEO ऑफ हैप्पीनेस है। और जब मैं इंडिया की तरफ आता हूँ तो डिफरेंट स्टेट्स में बहुत ज़्यादा स्कोप, अभी इनिशिएटिव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक आनंद विभाग में मैंने देखा है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर एक अर्गल साहब हैं जो पहले उसके CEO हुआ करते थे, तो ही इज़ एन IAS ऑफिसर। तो एक डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बना लिया है, आनंद विभाग। तो गवर्नमेंट में भी ये जो कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हम देखें तो IIM अहमदाबाद के पास एक कोर्स है जो कि उसको हील करके एक बोलते हैं, कोर्स का नाम उन्होंने रखा हुआ है। फिर एक IIM IITs में खड़गपुर में एक रेकी सेंटर है। फिर आपके IIM बेंगलोर में एक कोर्स चल रहा है। तो बड़े सारे छोटे बिजनेस स्कूल भी मैं देखता हूँ, सेकेंड लेयर बिजनेस स्कूल, थर्ड लेयर बिजनेस स्कूल्स में भी अब ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे आ रही है। तो मैंने काफ़ी जगहों पर देखा है कि लोग अब हैप्पीनेस की बात करना शुरू कर रहे हैं, और उनको लगता है कि एक होलिस्टिक वेल बीइंग इज़ ए पार्ट ऑफ एजुकेशनल कल्चर। और उसका जो बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपका एक स्टूडेंट अगर आपके कैंपस में एंटर करता है,
So how do you see this student? Are you seeing this person as a student, or are you seeing this person as a holistic human being? Of course, it's a human being which is entering the campus. It's not just the student. लेकिन अगर आपने उसको सिर्फ स्टूडेंट माना तो आपका जो फोकस है वो एकेडमिक डिलीवरी पर होगा और प्लेसमेंट पर होगा, बी स्कूल की अगर हम बात करें। लेकिन अगर आपने उसको होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग के रूप में देखा तो उसके और भी नीड्स होंगे जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ओबियसली वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस इज वन पार्ट। जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने जो अपने हॉस्टल को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हॉस्टल भी हमारा वेल बीइंग कॉन्सेप्ट पर ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम लोग कहते हैं वेलबींग बेस्ड रेजिडेंशियल सिस्टम, और इसमें कैंपस लेवल पर भी इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग हैप्पीनेस, इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू ऑर्गेनाइज योर कैंपस। जैसे आपने फिजिकल प्लेसिंग कैसे की है, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें हम लोगों ने जो काम किया है अपने कैंपस के ऊपर, उसको हम लोग देयर इज समथिंग कॉल्ड द सेंट ऑफ द प्लेस, राइट, जहाँ ऐसा होता है कि जैसे आप एंटर किए तो आपको लगा कि ओह दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन लर्न, राइट। And there may be lot of places where you enter and your mind says, oh, this is not the place for me. So there is something called scent of place. So the first condition of learning मेरे हिसाब से वो है कि आपका दिमाग आपके प्रोफेसर को एक्सेप्ट करता है, आपके इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट करता है। वो एक्सेप्टेबिलिटी अगर आपने नहीं क्रिएट की, और ये सिर्फ हैप्पीनेस पढ़ाने वाली बात नहीं है, ये है कि आपने अपने कैंपस को ऑर्गेनाइज कैसे किया है। तो हमने उसमें जो संस्कृत मंडलाज है, बुद्धिस्ट मंडला, वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट लिया, और फिर हमने ग्रीन मंडला बनाया, फिर उसके बाद हमने एस्थेटिक मंडला बनाया, फिर हमने उसके अंदर हमने एथिकल मंडलाज बनाए। फिर तो कैंपस का जो ओरिएंटेशन है, यू विल सी कि जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो आपको दिखता है कि लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, फ्लावर्स, फिर आपको दिखता है वहाँ पर पानी के एक फुहारे चल रहे हैं, फिर आपको देखता है कि बहुत सारे लाइव डक्स वहाँ पर घूम रहे हैं। तो वो आपके माइंड को थोड़ा कंफर्ट देता है, और वो कहता है कि ओह दिस इज अ प्लेस वेयर आई कैन लिव, राइट। और फिर जब प्रोफेसर साहब से बात करते हैं तो वो कैसे अपने कन्वर्सेशन में वेलबींग को इनबिल्ट करते हैं, वो कैसे अपने क्लासेस के अंदर मेथोडोलॉजी जो पढ़ाते हैं, पेडागोजी, उसमें कैसे इनबिल्ट करते हैं। यू नो, दीज आर ऑल द इंडिकेटर्स ऑफ हाउ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लर्न। It's not just about teaching happiness, it's much more than how you adopt happiness as a culture. अच्छा, टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में आपने बात करी, ये इसको डिटेल में आप समझाएंगे कि क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है जयपुरिया इंस्टीट्यूट में हैप्पीनेस को लेकर के, और क्या जयपुरिया इंस्टीट्यूट देश के कुछ जो 20 स्कूल्स हैं उनमें वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूट है हैप्पीनेस को इंटीग्रेट करने में करिकुलम में? यस, जो आपका सेकंड पार्ट है वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि हैप्पीनेस पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट तो बहुत ही कम है हमारे कंट्री में। सो वी कैन कॉल आवरसेल्व्स एज वन ऑफ द फोरमोस्ट। लेकिन हमारा जो अप्रोच है वो बहुत ही डीप है, क्योंकि हमने इसमें एक्सपर्टीज अपनी डेवलप की है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें सिर्फ हमारा काफ़ी रिसर्च भी है, और हम साइंस बेस्ड अप्रोच लेते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसका नाम भी है पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड हैप्पीनेस। उसको हम लोग कहते हैं साइंस बेस्ड अप्रोच टू हैप्पीनेस। तो साइंस बेस्ड में हमने क्या किया कि जो वेस्टर्न साइंस है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी से आता है, फिर हमने इकोनॉमिक्स से लिया, फिर सोशियोलॉजी से लिया, फिर न्यूरो साइंस से लिया। तो ये जो साइंटिफिक वर्क हुए हैं वहाँ से लिया, और फिर हमने उसको अपने जो वेस्टर्न विजडम है, विच कम्स बेसिकली फ्रॉम आयुर्वेद, को हमने ज़्यादा फोकस किया है। द साइंस ऑफ लॉन्जिविटी जो आयुर्वेद से निकल के आती है, उसको हमने ज़्यादा, फिर हमने ध्यान मेडिटेशन को हमने अपने कल्चर से लिया है, और फिर उसको हमने इंटीग्रेट किया है। दैट इज हाउ वी हैव क्रिएटेड आवर सिलेबस। तो ये प्रैक्टिकल होते हैं कि ये क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं इनको लेकर के? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको डिलीवर कैसे करते हैं। आपने सिलेबस तो बना लिया, सब कुछ है, लेकिन डिलीवर कैसे? ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस की चीज़ है, ये सिर्फ पढ़ाने की चीज़ नहीं है। पढ़ाने में आपको कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे MIT बॉस्टन में बड़े सारे उनके जो ब्रेन साइंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि मेडिटेशन का आपके ब्रेन स्ट्रक्चर पर क्या असर होता है, हाउ इट चेंजेस योर ब्रेन स्ट्रक्चर। सो अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, एक रॉक क्लाइंबर है, आर्थर, उसका नाम है एलेक्स, सॉरी, उसका नाम एलेक्स है। एलेक्स जो है वो क्या करता है कि उसकी स्पेशलिटी ये है कि रॉक क्लाइंबिंग वो सिर्फ अपने हाथों से करता है, he doesn't carry anything with him।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसकी जो लाइफ है उसको हम लेके आते हैं कि आप देखिए इसको कि ये कैसे कहाँ खड़ा है, कैसे ये क्लाइंब कर रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन ही हैज। तो उसके ब्रेन को MIT बॉस्टन वालों ने स्कैन किया और फिर उसको बताया कि भाई इनके ब्रेन में और जो रिस्क टेकर नहीं है क्लाइंबर, उनके ब्रेन में क्या फर्क है। एंड देन वी टेल द आवर स्टूडेंट वे देखिए दिस इज वेयर यू नीड टू फोकस। जैसे एलेक्स के ब्रेन में जो फियर फैक्टर जब दिखाया गया, उसको फियर फैक्टर इंस्यू किया गया एक्सपेरिमेंट के दौरान fMRI में, तो फियर फैक्टर में उनको देखा गया कि ही हैज टोटल कंट्रोल ऑन एमेगडाला। एमेगडाला हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, और जो बाकी जो क्लाइंबर्स थे उसमें एमेगडाला काफी तेजी से ग्लो कर रहा था। अब ये एक फ्रेमवर्क आ गया हमारे सामने कि amygdala is a culprit and you need to actually then we give them some more information about how it works, कैसे ये काम कैसे करता है। तो आप देखिए जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको हम लोग कहते हैं मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। तो प्रोफेसर साहब ने मार्शमेलो चॉकलेट लेकर के क्लास में गए और उन्होंने टेबल पर रख दिया और बच्चों से कहा एक एक चॉकलेट आप ले लो। और फिर उन्होंने प्रिटेंड किया कि मुझे एक कॉल आ गया है, मैं बाहर जा रहा हूँ। और फिर बच्चों से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मेरा जरूरी काम है, कॉल आ गया है, तो आप चाहो तो एक चॉकलेट ले सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे लिए वेट करोगे तो मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगा। ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। फिर वो 10 मिनट के बाद क्लास में एंटर किया उन्होंने देखा कि बड़े सारे बच्चे रह नहीं पाए, उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो आए चॉकलेट ले लिया। लेकिन कुछ बच्चे थे जिन्होंने वेट किया प्रोफेसर। फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों के लाइफ को ट्रैक किया, दो स्टूडेंट दोज हु कुड नॉट वेट एंड द स्टूडेंट्स हु वेटेड फॉर द प्रोफेसर टू कम, राइट। दोनों के लाइफ को ट्रैक किया अगले 15-20 साल के लिए, और उन्होंने देखा कि जिस स्टूडेंट ने वहां पर वेट किया प्रोफेसर के लिए, they were more successful, more happy, more wealthy, and they were working in the profession they really wanted to work in. तो आपको देखिए ये जो इसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो होता है कि how you train your brain, लेकिन इसको करते कैसे हैं? तो of course the meditation. मेडिटेशन के अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? So we have to bring in meditation somewhere the other. तभी जाकर के ये कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि फिजिटीनेस, anxiety is the root cause of all physical problem that you get in your body. Maximum problem emanates from anxiety. Can anxiety be controllable? Answer is yes. All you have to do is to spend 5 minutes in a day. So what is that practice? तो ये चीज हम उनको देते हैं। So we give them lots of practices as part of this course. लेकिन डॉक्टर कोई ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आपके इंस्टीट्यूट की हो, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन रही हो? Yes, so इस पार्ट में, इस कोर्स में हम लोग एक जो इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, which is very different in जयपुरिया। हमारे पास एक हैप्पीनेस लेबोरेटरी है, उसमें एक टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमारा बायोवेल टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको। उसमें एक कैमरा है, इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेजिंग कैमरा, वो आपके बॉडी का एनर्जी फ्लो को कैप्चर करता है, और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है जो आपको करीब 20-25 पेज का रिपोर्ट निकाल के देता है, और आपको बेसलाइन तैयार करता है आपके 3-4 फैक्टर्स पे। तो पहला चीज वो बेसलाइन आपका तैयार करता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वो एक स्केल के ऊपर। और फिर आपको बताता है कि आपके पूरे बॉडी पार्ट में आपका एनर्जी फ्लो क्या है, इज इट ऑप्टिमल, लो और हाई। और फिर आपको बताता है कि जो 7 चक्रास हैं, जो मैंने आपको रेफर किया था कि क्लासिक आयुर्वेद को हमने मिक्स किया है इसमें, तो जो आपके 7 चक्रास हैं उसकी पोजीशनिंग क्या है, सो यू नो वेयर दे आर लोकेटेड। अब ये बेसलाइन तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सारे स्टूडेंट को अलग अलग करके देखते हैं। एक तो जनरल हम करवाते हैं कुछ सारे क्लास के लिए, और फिर हम सारे स्टूडेंट को अलग अलग करके देखते हैं कि इनका क्या इश्यूज है, इनके क्या इश्यूज है, इनके क्या इश्यूज है। और फिर उसके हिसाब से हम लोग एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं डे रिकंस्ट्रक्शन मेथड, इज वेरी पावरफुल मेथड। डे रिकंस्ट्रक्शन मेथड का मतलब ये हुआ कि हमने जब उनका बेसलाइन देखा तो हमें लगा कि इनको XYZ ये 3 चीज रिफॉर्म करनी है अपने लाइफस्टाइल में। तो अब इस पर हम बाइंड कैसे तैयार करें? तो हम बैठेंगे उस बच्चे के साथ और उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, और कन्वर्सेशन में उनसे पूछेंगे कि आप कितने बजे उठते हो सुबह, उसके बाद इमीडिएटली आप क्या करते हो, क्या ब्रेकफास्ट होता है आपका टिपिकल, किस तरह के लोगों से मिलते हो, किस तरह का प्रेशर हैंडल करते हो, यानी उनका पूरे दिन का हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दैट टिपिकल डे। और उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पीक हैप्पीनेस आवर है वो क्या है इनका, और पीक सैडनेस आवर क्या है इनका। ये सारा इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाता है तो द डे इज क्लियर टू अस, टिपिकल डे। अब हम उनसे एक बिडिंग प्रोसेस में एंटर करते हैं, व्हिच इज अ वेरी ये बड़ा आर्ट है जो हमारे
टीचर्स ने सीखा है ओवर पीरियड टाइम, वो बिल्ड करते हैं बच्चों के साथ। जैसे एक तरीका हो सकता है कि हम प्रिस्क्राइब कर दें कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। हम ऐसा नहीं करते, हम उनसे हम बाइंड क्रिएट करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि ये बच्चा थोड़ा लेट उठता है और रात में सोता नहीं है ठीक से, तो हम उनसे कहेंगे कि भाई आप सुबह अगर 6 बजे उठते हो तो क्या आप 5:30 में उठ सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? तो वो कहता है हाँ, आधा घंटा है तो कर लूंगा। ठीक है, कर लूंगा। तो फिर हम उनको कहते हैं ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज आप 5:30 में उठो और फिर आप मुझे रिपोर्ट बताओ। फिर हम उनसे कहेंगे अगर आप 5:30 में उठते हो, नाउ यू हैव हाफ एन आवर एक्स्ट्रा विथ यू, कैन यू गो फॉर अ वॉक फॉर 3000 स्टेप्स, कैन यू डू दैट? तो वो कहेगा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब नेक्स्ट 15 डेज आप ऐसा करके आओ वापस, यू नो। एंड फिर जब पूरा कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो फिर जाता है लेबोरेटरी में और फिर चेक करता है। आई रियली सरप्राइज, देयर वाज अ गर्ल, आपने एग्जांपल पूछा, देयर वाज अ गर्ल, वो जब इस कोर्स में जिसने इनरोल किया उस वक्त वो मेरे पास आई और पर्सनली 1-to-1 उन्होंने बात करके मुझे बताया। आई विल नॉट टेल यू द नेम। उसने कहा कि वो दुनिया के किसी भी चीज से खुश नहीं है। वो ना घर में खुश है, ना माता पिता से खुश है, ना बहन भाई से खुश है, और उसको लगता है कि दुनिया अब खत्म हो चुकी है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। और उसका रूट कॉज क्या है, नहीं है, ये पूरा डिटेल उन्होंने, हाईली डिस्ट्रैक्टेड, वो कुछ करना नहीं चाहते। तो लेकिन जब ये पूरा कोर्स खत्म हो गया उसके बाद दिस गर्ल एक्चुअली केम बैक एंड नैरेटेड ऑल स्टोरीज। उसने कहा कि नहीं सर, इस कोर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है और उसके जो स्टैटिस्टिक्स थे वो भी काफी चेंज हुए। तो उसका बिना नाम लिए हुए मैं उसको यूज भी करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में कि ये पहले ऐसा था, बाद में ऐसा था। तो इसके पेरेंट्स का एक कॉल आया मुझे काफी बार, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, जो मुझे बहुत खुशी हुई उस बात। पेरेंट्स ने कहा कि आपने मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने क्या कर दिया आपके बच्चे के साथ? नहीं, अब तो वो सुबह उठ करके मुझे सबसे पहले मेरा पाँव छू करके प्रणाम करती है और मेरे से अच्छे से बात करती है और हर चीज में थैंक यू बोलती है। तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो चेंज करी। और देखिए क्या होता है ना कि पेरेंट्स को बहुत इम्पैक्ट भी पड़ता है इन चीज़ों का। और देखिए किसी के घर के जो बच्चे होते हैं, अगर वो कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो कहीं पर ऐसी खुशी नहीं है, क्योंकि माता पिता का तो काम ही यही है कि हमारे बच्चे खुश रहें, तो जिसके लिए वो हर संभव प्रयास अमूमन सारे माता पिता ही करते हैं। लेकिन ऐसे में खुशी ढूंढना, और अगर आपका इंस्टीट्यूट ये काम कर रहा है तो ये वाकई में कमेंडेबल है। एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हालांकि वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर के बहुत बात हो रही है, हाल फिलहाल पार्लियामेंट में भी एक बिल भी लेकर के आया गया है जिसमें बोला गया वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए और आपको नॉन वर्किंग आवर्स में कॉल नहीं करने चाहिए, अपने एम्प्लॉय को मेल नहीं कर सकते आप, दैट इज़ देयर टाइम, वो उनका टाइम है, वो टाइम वो अपनी फिजिकल फिटनेस पे बिताएं, अपनी फैमिली के साथ बिताएं, अपने कोई हॉबी पे बिताएं, वो उनका टेक है। तो 8 या 9 घंटे के आपके जॉब के बाद यू आर नॉट सपोज टू कॉल देम और बॉदर देम फॉर वर्क। अब ऐसे में जो MBA स्टूडेंट्स हैं उनको आप वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जब बिल लेकर के आ रही है सरकार, मतलब सरकार में जब बिल लेकर के आने की बात चल रही है, पार्लियामेंट इसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा है, प्राइवेट मेंबर बिल है ये, तो ऐसे में एक MBA स्टूडेंट्स को आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस, और कॉर्पोरेट में तो जनरली जो आवर्स होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, कभी 70 घंटे, कभी 80 घंटे, कभी उससे ज़्यादा एक्सीड कर सकता है, उसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है। एक बार आपने पंच कर दिया, एक बार आप ऑफिस के प्रोमाइसेस में हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्क लाइफ, द एक्चुअल वर्ड इज नॉट, शुड नॉट बी बैलेंस, ऐसा मैं फील करता हूँ। The actual word should be how you actually integrate. Connecting the dot is more important than balance. क्योंकि balance अगर आप create कर भी लेते हैं, even then the stress is not going to leave you. अगर आप मान लीजिए generally आप late hour काम करते हैं, घर में आके भी काम, अगर आपको घर में काम करने ना पड़े और आपको जल्दी आप ऑफिस से वापस है, तो आपका गारंटी है कि आप खुश हो जाएंगे या आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये होलिस्टिक है। क्या पता आप कुछ और टेंशन लेकर के घर आ रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। जो लाइफ का व्यू है वो कनेक्टिंग द डॉट। कनेक्टिंग डॉट में क्या होता है कि हर इंसान का अपना एक प्रोफेशन होता है, अपना एक जॉब होता है, एक प्रोफेशन होता है, फिर उसका अपना एक वोकेशन होता है कि वो या तो हॉलीडे मनाना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है, मछली पकड़ने जाना चाहता है, या गिटार बजाना चाहता है,
फिर पैशन होता है, एक उसका अपना एक पैशन होता है। तो आप अगर इस तीनों को देखेंगे तो आपकी जो ओवरऑल हैप्पीनेस प्रोफाइल है उसमें ये तीनों आना चाहिए। प्रोफेशन alone is not going to help, neither of the other two alone is going to help। जैसे आपके लिए अगर आपको वेकेशन की सारा टाइम दे दी जाए, लार्जर क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको हम 100% लेजर आपके पास हो कि आपको कोई काम नहीं करना एंड वर्क इज जीरो, सो दैट मीन्स यू विल बी सुपर हैप्पी। लेकिन वो नहीं होता है कि अगर हमारे पास कोई काम नहीं हो तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। हाँ, मैंने वर्क इज, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि आप ही की बात से मुझे ये बात याद आ गई। आपने बोला कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको लेजर मिल जाए। एक कोई स्टडी थी आई थिंक अब्रॉड से, एक पर्सन है, उसने बहुत मेहनत करी, वो कंपनी का सीईओ बन गया, उसने बिलियंस ऑफ मनी खूब कमाया अच्छे से, फिर कंपनी बंद कर दी। कहा अब तो मेरे पास पूरी लाइफ, मतलब मेरी आगे की जनरेशन भी आराम कर सकती है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लेजर टाइम करूँगा। उसके बाद 1 साल के अंदर उसको लगा उसका ब्रेन जो जिस तरीके से एक्टिवली काम करता था उसने काम करना बंद कर दिया है। तो उसने फिर से 1 साल अपना प्रोग्राम करके कुछ अपने ऊपर काम किया और फिर जाकर के एज एन एम्प्लॉय किसी दूसरी कंपनी में काम करना शुरू किया कि मेरे पास चैलेंजेस ही नहीं है। आप बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है। अब जो गार्डिंगर का मैंने हार्वर्ड स्टडी को कोट किया, हार्वर्ड स्टडी ये लिखता है, वो बताता है कि the people who enjoyed working at the age of 60 are the one who enjoyed their retirement at the age of 75। जिसके पास अगर 60 तक काम नहीं है या 60 में उसने वर्क को एंजॉय नहीं किया तो वो रिटायरमेंट भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। और आपको एक एग्जांपल, जो आपने इस बात को महसूस किया होगा कि अगर कोई रिटायर करता है 60 पर और अगर उसने कोई ऑल्टरनेटिव इंगेजमेंट अगर उसने नहीं स्टार्ट किया, the probability of this person dying is 150% in comparison to anyone who will have alternative work structure, and therefore work is not that bad। आप इस बात को मान के चलिए, जो बिल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इसका एस्पेक्ट, ये डायमेंशन अलग है। वेलबींग इज मोर होलिस्टिक देन दिस वन सिंगल स्टेटमेंट, राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कनेक्टिंग द डॉट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाउ डू यू कनेक्ट द डॉट? पहले बात ही नहीं होती थी। मैं कह रही हूँ भले ये वर्क लाइफ बैलेंस है, लेकिन पहले इसके बारे में बात ही नहीं होती थी। पहले सिर्फ काम के बारे में, आपके डेडलाइंस के बारे में, इनके बारे में बात हुई। कभी किसी ने इसके बारे में बात करने की सोची नहीं कि हाँ एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, उसके अपने शौक भी हो सकते हैं। वी कैन नॉट, मतलब उसको एक बांध करके नहीं रखा जाए। अब कम से कम अवेयरनेस फैल रही है कि खुश नहीं हैं लोग, तभी शायद मेंटल हेल्थ वेलबींग पर भी काम किया जाए। वर्कशॉप्स हो रहे हैं, इस तरीके से काउंसलिंग भी होनी शुरू हो गई स्कूल्स में, कॉलेजेस में और कॉर्पोरेट्स में भी, यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी अभी थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया। एक एग्जांपल मैं अगर दूं आपको कि एक व्यक्ति है जो ऑफिस को बर्डन समझता है और उसको जो भी काम ऑफिस में करता है वो उसको पसंद नहीं है, और जब सुबह उठता है तो उसको लगता है, उसका सिर दुखने लगता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। और आपके पास एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसके मनचाहा कुछ ऐसी चीजें वो करने जा रहा है ऑफिस में और वो जाने के लिए तत्पर होता है, वो ऐसा काम कर रहा है जो उसको पसंद है, राइट? तो ये इस तरह का जो आप डॉट को करेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। एक और एस्पेक्ट है जो रिसर्च से निकल के आता है, मैं बताना चाहूंगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव लेजर वर्सेस पैसिव लेजर। तो एग्जांपल दो, एक शख्स है जो घर आता है संडे को और कहता है कि भाई मंडे से सैटरडे तक तो मैं बहुत बिजी होता हूँ, कोई टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं सिर्फ संडे मिलता है तो मैं सोना चाहता हूँ, मैं देर से उठूंगा, चाहे मुझे बिस्तर पर दे दो, खाना भी दे दो, मैं किसी से मिलूंगा नहीं, मोबाइल ऑफ करके रखूंगा क्योंकि मेरे पास एक संडे होता है। दूसरा एक व्यक्ति है वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ संडे मिलता है, मेरे पास और कोई टाइम है नहीं, और कॉलेज के दिनों में मैं पेंटिंग किया करता था, अब मैं कर नहीं पाता हूँ, तो मैंने अपने घर के मुड़ेरे पर ऊपर एक कैनवा रखा हुआ है और संडे को मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मैं जनरली 6 बजे उठता हूँ, संडे को मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ, 1 घंटे पेंटिंग करता हूँ, फिर मैं नीचे आता हूँ और किचन में जाता हूँ, वहाँ जाके चाय बनाता हूँ, और मेरे स्पाउस को, मेरी वाइफ को या हस्बैंड को मुझे पता होता है कि संडे का चाय तो यही बनाएगा, वो वेट करते रहते हैं, तो मैं चाय लेके जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, चाय पीता हूँ और फिर प्लानिंग करता हूँ कि दिन में किसको कॉल करना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, बच्चों के लिए क्या करना है, ये सारा प्लानिंग हो जाती है। और रात में जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो एक किताब उठाता हूँ अपने पसंद का, 2-4 पन्ने पढ़ता हूँ और सो जाता हूँ। अब देखिए जो पहला व्यक्ति है
वो भी लेजर एंजॉय कर रहा है, दूसरा जो है वो भी लेजर एंजॉय कर रहा है पर्पस ऑफ लाइफ के साथ। एग्जैक्टली। तो वो पैसिव लेजर है और ये एक्टिव लेजर। रिसर्च बहुत क्लियर है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं इसमें, पेपर्स लिखे गए हैं, उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो एक्टिव लेजर है दिस इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर पैसिव लेजर है तो लेजर मे नॉट लीड टू हैप्पीनेस। वो आपको, अगर आपने वर्क से हटा दिया लोगों को, तो उसके बाद भी वो दुखी हो सकता है। आपने प्लेसमेंट्स को लेकर के बात बताई कि जब प्लेसमेंट होते हैं तो हैप्पीनेस, जो स्टूडेंट्स का हैप्पीनेस है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है प्लेसमेंट को लेकर के, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के से समझाया। लेकिन आप स्टूडेंट्स को ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे जो MBA कर रहे हैं, करने वाले हैं, हैप्पीनेस को लेकर के, क्योंकि फोकस सबका प्लेसमेंट ही होता है कि यहाँ से निकल करके जाएंगे कहाँ, और ऐसा क्या फैक्टर होना चाहिए जो एक्स फैक्टर का काम करे, जो कंपनीज आए हमें वो एक्स फैक्टर देखें और हमें हायर कर ले। बच्चों के लिए मुझे देखिए प्लेसमेंट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपके अच्छे लाइफ का। चाहे आप प्लेजरेबल लाइफ की बात करें या गुड लाइफ की बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान में रखने की है कि जब आप यंग होते हैं 20 साल से लेके 30-35 तक, ये जो रेंज है, इसमें देर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस इफ यू डू नॉट अडॉप्ट और सेक्रीफाइस देन दे आर इरिवर्सिबल। जैसे मान लीजिए 50 के ऊपर जब आप होते हैं तो मेडिकल साइंस कहता है कि आपका एक कॉग्निटिव डिक्लाइन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, यानी आप भूलने लगते हैं, फिर दिमाग आप थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसका अर्ली ऑनसेट भी हो सकता है अगर आपके 20 और 30 के बीच में अगर वो प्रैक्टिसेस आपने अडॉप्ट नहीं किए। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट लूज आउट आफ्टर 50 बिकॉज यू हैव नॉट अडॉप्टेड इट इन द 20s। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक टूल किट आपके पास रखना होना चाहिए। टूल किट क्या है? नंबर 1, मैं अगर उसको सीक्वेंसली बताऊं, नंबर 1 आपको कम से कम 3000 स्टेप्स वॉक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर है, मेडिकल साइंस का ये एडवाइस है कि अगर आप सुबह उठ करके खाली पेट में 3000 स्टेप्स वॉक कर लेते हैं मिनिमम, तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंडोर्फिन इन योर बॉडी। एंडोर्फिन जो होता है उसको कहते हैं नेचुरल पेन किलर, राइट? ये आपको हील करता है, यानी आपको अगर रेजिलियंस डेवलप करना है तो आपके अंदर ढेर सारा एंडोर्फिन होना चाहिए। और जो लोग इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं उनके जो डिजीजेज हैं वो 50% इम्पैक्ट उसका कम हो जाता है जब वो एज होते हैं, जब वो एज में आगे जाते हैं, और साथ में उसका जो रेजिलियंस पावर है वो बढ़ जाता है। तो ये तो बहुत ही इजी फार्मूला है कि आपको सिर्फ सुबह उठना है। फिर दूसरा है स्लीप। दिमाग को आपको 7 to 8 आवर्स, अब इनवेरिएबली आप देखेंगे कि बच्चे जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिनका अटेंशन डेफिसिट बहुत हाई होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक किताब उठाई, आपने फर्स्ट पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, and by the time you have gone to the third page, you have completely forgotten what was written on the first page. अगर आपका दिमाग ये इंडिकेशन दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी अटेंशन डेफिसिट बहुत हाई है, और अटेंशन डेफिसिट इनवेरिएबली लिंक टू स्लीपलेसनेस। तो आपको स्लीप चाहिए, 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप देना है। आप अपने रूटीन को थोड़ा ध्यान दीजिए और उसमें थोड़ा स्लीप का प्लेस होना चाहिए, 7 to 8 आवर्स स्लीप, तभी जाके आपका अचीवमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। थर्ड जो है वो ये है कि फूड ऑफ कोर्स इज ए बिग इंडिकेटर ऑफ योर बॉडी। तो उसमें जो प्लांट बेस्ड फूड है, जैसे फ्रूट्स हैं या सलाड्स हैं, ये सब का मात्रा थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। और जो जंक फूड है, जैसे एक कभी इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल निकाली पूरी दुनिया में, तो उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उन्होंने यूएस का दिखाया, ब्रिटेन का दिखाया, उनके जो कैलोरी इंटेक है उसका 75% से ज़्यादा वो जंक फूड से आ रहा है। So now just imagine what is this going to do to your body when you age? तो आपको इससे बचना है। ये 3 चीजें हो गई। और चौथा हो गया कि अगर आप मेडिटेशन 5 मिनट का भी करते हैं, और उस मेडिटेशन में जैसे या तो आप चक्रा मेडिटेशन करिए जो हम लोग करवाते हैं अपने बच्चों को, या फिर आप नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए कि आप कहीं पर भी एक जगह बैठ जाइए, पलती मार करके आंखें बंद करिए और अपने ब्रीथ को देखिए, जाते हुए आते हुए। इससे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज मेडिटेशन का और कुछ नहीं हो सकता है। ऑल यू नीड इज 5 मिनट्स, दैट्स ऑल पर डे। ये तो आपने 4 मंत्रास बता दिए हैप्पीनेस के। मुझे लगता है खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जिन्होंने नई नई नौकरी ज्वाइन की है, जो इन अर्ली 20s या लेट 20s में भी हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदे वाले ये मंत्रास हैं। अच्छा, फ्यूचर आप डॉक्टर पंकज कैसा देखते हैं कि फ्यूचर में ये हैप्पीनेस एजुकेशन क्या मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट एजुकेशन का पार्ट बनेगा, और अगर ऐसा है तो आप कितनी जल्दी इसको रियलाइज होता हुआ देखते हैं?
मुझे लगता है कि अब कॉन्सियसनेस बढ़ रहा है और बहुत जल्दी सारे इंस्टीट्यूशन इस बात को रियलाइज करेंगे, क्योंकि जो दिक्कत आ रही है वो उसको आप समझें। दिक्कत ये आ रही है कि एक टीचर क्लास में जाता है और वो पढ़ाता है, वो 30 घंटे पूरा कोर्स पढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए उसने मार्केटिंग पढ़ाई और जब कोर्स खत्म हो गया तो बच्चे से सवाल पूछा जाता है व्हाट इज मार्केटिंग, एंड द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर। जो बेसिक सवाल बच्चे जवाब, अब उसका रीजन क्या है? अब ये जो फेलियर है, सो टीचिंग इज नॉट एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लर्निंग। तो ये तो गैप हो गया। तो आपका पढ़ाने का जो मकसद है वही खत्म हो गया ना। पढ़ाने का मकसद सिर्फ पढ़ाना तो थोड़ी है, पढ़ाने का मकसद है कि बच्चे सीख रहे हैं। अब इसको फिर आपको अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है कि बच्चों को अलग से ट्रेन करो, ये करो, फिर उनको प्लेसमेंट के लिए तैयार करो, उनके अंदर एटीट्यूड डेवलप करो, ये सारी चीजें। यू नो, दिस इज अ फेलियर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द क्लासरूम। तो उस फेलियर का कॉस्ट बहुत हाई है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इस बात को तुरंत रियलाइज करेंगे, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल पर भी लोगों को अब ये समझ में आएगी कि अब गवर्नमेंट भी इस बात को समझेंगे धीरे धीरे कि नहीं, ये जो शटल एस्पेक्ट है, जैसे हम अगर कहते हैं आज के डेट में कि ईज ऑफ लिविंग की बात तो हम करते हैं, सिटी में लिवेबल सिटी, ये बेसिकली वेलबींग कॉन्सेप्ट है। ये वेलबींग कॉन्सेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं कि अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हैं, तो अगर आपके नेबरहुड में कोई प्लांट लगाना है तो हो सकता है कि आपके डोर पर नॉक होगा और जैसे ही आप डोर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेयर खड़ा है, सिटी मेयर, और वो आपसे पूछ रहा है कि मैडम आपके पास ये 3 ऑप्शन है, कौन सा पेड़ आप लगाना चाहेंगे? हम लोग यहाँ पर इतने पेड़ लगाना चाहते हैं। ये वेलबींग कॉन्सेप्ट है। पेड़ लगाने का डिसीजन तो गवर्नमेंट ले सकती है बिना पूछे हुए, लेकिन अगर आपने पूछ लिया नेबरहुड को, सो इट एक्चुअली सिंक्स इनटू द पीपल, एंड दिस इज कॉल्ड बेटर लिविंग। खास दिस इज द क्वालिटी लिविंग दैट वी आर टॉकिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ है। अब पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स विल ऑल्सो रियलाइज कि कहीं ना कहीं ये फेलियर हो रहा है। पेरेंट्स ने बहुत जल्दी इस बात को रियलाइज करेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड द काउंसलिंग। और वो कहते हैं कि भाई स्कूल में काउंसलर होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि द अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसलर इन द स्कूल इज अ फेलियर ऑफ पेरेंटिंग। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा, अगर आप एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका छोटा बच्चा सीढ़ी से नीचे गिरता है, फिसलता है, और आप अगर पेरेंट हैं तो सबसे पहले आप उसको कहते हैं देख के तुमको चलना चाहिए था, डांटते हैं बच्चों को, या थप्पड़ भी लगा देते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में ये पार्ट भी है, देख के नहीं चलते हो। और अगर वो काउंसलर होगा तो वो कहेगा, अच्छा, पहला चीज वो पूछेगा, अच्छा कहीं चोट तो नहीं लगी? दैट्स द वे यू एक्चुअली क्रिएट ए डायलॉग। और अब आप देखें जो प्रॉब्लम आ रही है, जब मेरा बेटा जब छोटा था, मैं ऑफिस से आता था और वो भाग के आता था मेरे पास, पापा आ गए, और ऐसे पकड़ता था और कहानियां सुनाता था, नमक मिर्च लगा के 2 घंटे मुझे पहले सुनना पड़ता था उसको। अब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, अब वो ना बात करता है, ना दिखता है, ना कम्युनिकेशन ही खत्म हो गया। तो पेरेंट्स को इस बात को समझना पड़ेगा कि वेलबींग लॉस जो वो दिख रहा है फैमिली के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं सारे पार्टीज हैं और इसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई, लेकिन एक अगर मैं आपसे फाइनल मैसेज, क्विक मैसेज पूछूं कि आप एक टेक अवे होगा इस जो हमारी चर्चा है उसका, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और रिक्रूटर्स के लिए भी, इन 4 लोगों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि आप जब कोई भी स्कूल चूज करते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन चूज करते हैं तो बी माइंडफुल कि सेंट ऑफ द प्लेस कैसा है, डू दे फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, डू दे हैव काउंसलर्स अवेलेबल। आप ये सब सवाल पूछें जो वेलबींग रिलेटेड आइडियाज हैं, आप पूछें कि भाई ये यहाँ पर है या नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूशन हो जो आपको अच्छे से पढ़ा देगा, अच्छे से बड़ा, देखिए वो तो आपकी एबिलिटी है कि आप चाहे जिस जगह से भी पढ़ें, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू योर लाइफ इज योर पर्सनल कमिटमेंट, राइट? फिर आप उसको नर्चर करते हैं। इंस्टीट्यूशन आपको ऑफ कोर्स बहुत सारा हेल्प करता है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन का अप्रोच होलिस्टिक है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप थोड़ा इस बात को जरूर इंक्वायरी करें। आप सिर्फ ये ना पूछें कि प्लेसमेंट कितना है,
CTC कितना है, इसके साथ साथ और भी दूसरे सवाल भी पूछें कि स्टूडेंट केयर के लिए आप क्या करते हैं, वेलबींग के लिए क्या करते हैं, डू यू हैव दीज आइडियाज और नॉट, मेंटल काउंसलर है कि नहीं आपके पास, पीयर लर्निंग का इन्वायरमेंट है कि नहीं आपके यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयर लर्निंग इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड वेलबींग, तो ये सारे हैं कि नहीं। फैकल्टी और स्टूडेंट का रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें कि वो किस तरह का रिलेशनशिप शेयर करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो देख सकते हैं। पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को अब समझना चाहिए कि वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको भी अपने रोल्स में थोड़ा सा चेंजेस लानी चाहिए। बैड पेरेंटिंग मेरे हिसाब से ये है कि द पेरेंट्स आर नॉट ग्रोइंग विद द चिल्ड्रन, राइट। जब बच्चे आपके बड़े होते हैं तो आपको भी उसके साथ साथ बड़ा होना है और कम्युनिकेशन को ख़त्म नहीं करना है। यू हैव टू हैव अ मोर कम्युनिकेशन। एक्चुअली बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनसे बात करें, लेकिन वो लेवल ऑफ टॉक जो है, ओपननेस जो है वो खत्म हो जाता है एक सर्टेन लेवल के बाद, इसलिए ये दिक्कतें आती हैं। तो कम्युनिकेशन आपको बनाए रखना है और बच्चों को आप काउंसलर के हवाले करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका बहुत बड़ा रोल है उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो काउंसलर उसको नहीं ये कर सकता, फिल इन नहीं कर सकता। रिक्रूटर्स के लिए मैं कहूँगा कि रिक्रूटर्स को के लिए ये गेन है। अगर मान लीजिए कोई आप अगर सिर्फ रिक्रूटमेंट इस बेसिस पर करते हैं कि ये बच्चा नॉलेजेबल कितना है या ये बच्चा टेक्नोलॉजी में कितना हाई है और ये वर्क रेडीनेस इसके अंदर है कि नहीं, वर्क रेडीनेस के साथ आप उसको ये भी देखें कि उसके अंदर टीम वर्क है कि नहीं, वो टीम में काम, क्योंकि जो एक्चुअल वर्क प्लेस है वो पूरा का पूरा टीम वर्क है, उसमें लीडरशिप है कि नहीं, और लीडरशिप भी अगर है तो किस तरह का लीडरशिप है, इज इट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल लीडरशिप या वो फिर सर्विस लीडरशिप है उसके अंदर, सोसाइटी या अंडर प्रिविलेज के साथ इसका कोई कनेक्शन है कि नहीं, हैज दिस ये जो इंस्टीट्यूट है वो क्या, उसका फोकस क्या है, डू दे फोकस ऑन happiness, do they focus on well-being, do they have a holistic approach to develop the student, ये सब भी रिक्रूटर्स को, इससे क्या है कि उनका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। अदरवाइज बाद में क्या होता है कि कोई बहुत ही हाई फ्लाइंग स्टूडेंट है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, उसको आपने बहुत अच्छा पैकेज दे दिया, बहुत बड़ा पैकेज दे दिया और वो 6 मंथ्स के बाद कह रहा है कि अब मुझे जॉब चेंज करना है। जो डेटा बताता है कि मोर देन 40-50% जो स्टूडेंट जो टॉप बिजनेस स्कूल्स के ज्वाइन करते हैं वो सब 6 महीने से साल भर के अंदर में जॉब चेंज कर लेते हैं। वो क्यों जॉब चेंज, सिर्फ पैसे के लिए थोड़ी ना जॉब चेंज करते होंगे, देयर मे बी सम अदर फैक्टर्स एज वेल। तो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी और उनके वेलबींग पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट और जो सोसाइटी है उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। बहुत सारे फैक्टर्स पे हैप्पीनेस को लेकर के डॉक्टर पंकज आपके साथ आज बात हुई। पहली बात है मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो खाली स्टूडेंट वेलबींग का नहीं है, वो एक सिटीज़न वेलबींग का है जो कि इन टर्न नेशन वेलबींग बिल्ड करता है। तो मुझे लगता है कि जो फैक्टर्स हैं जो हैप्पीनेस को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखने के लिए हम सबको एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको एक रूट कॉज में जा कर के कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस है क्या, और क्या हैप्पीनेस सिर्फ ये है, ये हैप्पीनेस की एक बड़ी परिभाषा है जिसको सिर्फ ये राइटिंग में नहीं है, किताबों में नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये समझने में भी आपने बहुत हेल्प करी हमारी। आप आए शो पे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।